धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र कुमार आर्या जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई, अत्यंत आत्मीय, शुभेच्छु, सहयात्री और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, डॉक्टर विश्वेश जी जिन्होंने मंगलाचरण किया, प्रोफेसर राजीव कुमार जी मेरे नितांत प्रिय हैं जिन्होंने स्वागत भाषण किया, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर समीर कुमार दास जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर जी गोपा कुमार जी, यशस्वी कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल, और बाद में संबद्ध होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिख रहे प्रोफेसर सुनील कुमार महावर जी, डॉक्टर विश्वेश जी, इस विश्वविद्यालय के सभी दक्ष आचार्यगण, शिक्षकगण, जो भी आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों से जुड़े हैं, वे सभी प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में अथवा दर्शक के रूप में। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित समकालीन भारतीय राज व्यवस्था और अभिशासन विषय पर आप सबके साथ संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। जब भी हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं तो हमें इसकी समृद्ध परंपरा का बोध होता है। अभी राजीव कुमार जी थोड़ी चर्चा कर रहे थे और बाद में नरेंद्र कुमार जी ने भी थोड़ा संकेत किया कि इसमें कुछ परंपरा का भी पुट होना चाहिए। हम जिस देश में हैं 3 नाम से जाने जाते हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। दुनिया में इकलौता देश है जिसके 3 नाम हैं। ये हमारी अद्भुत विशेषता है, विशिष्टता है या विलक्षणता है, आप कह सकते हैं। अर्थात इस भारत भूमि को देखने की 3 दृष्टियां हैं। हम आरंभ करते हैं सनातन दृष्टि से। हमारे यहाँ की परंपरा, मान्यता, जिसे धर्म के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लेकर साथ साथ चलते हैं, उसके लिए यह उद्बोध होता रहता है, एष धर्म सनातन। अर्थात हमारी मान्यता, हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार और हमारी व्यवस्था, यह सब सनातन रूप से हमारे साथ है। आज हम जिस लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था में हैं, इसके सूत्र प्राचीन भारत में विद्यमान हैं। हमारे यहाँ गणतंत्रों की पहले से ही मान्यता रही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 गणराज्य और जनपद, महाजनपद, यह सब चर्चा में रहे हैं और गणतंत्र व्यवस्थित रहे हैं। और जैसे आज बहुत सारी समितियां हैं, प्राचीन भारत में भी सभा, समिति और विदथ, यह 3 समितियां राज्य संचालन में गणनायक का, गणाधीश का, गणमुख्य का सहयोग करती रही हैं। आमतौर पर आज के संदर्भों में समिति छोटी इकाई है और सभा बड़ी इकाई है। प्राचीन भारत में सभा छोटी इकाई थी और समिति बड़ी इकाई थी। इस परंपरा से हम आगे आए और यही परंपरा, जो गणतंत्र की परंपरा रही है, आज हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वत्र विद्यमान है। सहमत से शासन करना, शासन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी करना, यह आज भी हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, अपेक्षा है, आवश्यकता है। और इसी के कारण हमारा लोकतंत्र दुनिया का विशालतम लोकतंत्र होने के साथ ही साथ अनुकरणीय अर्थात आदर्श लोकतंत्र है। हमारे यहाँ वैदिक मान्यता रही और वैदिक मान्यता में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के अंतर संबंधों का विधिवत रूपायन है। बाद में बौद्धिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन हुआ। गणतंत्रों में उसका विशेष समावेश था और गौतम बुद्ध ने गणतंत्रों की सफलता के कुछ सूत्र बताए जो आज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला, जल्दी जल्दी सभाएं करना, यह लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत आधार होता है। दूसरा, सभाओं में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होना, अर्थात जन सहभागिता, और सभाओं के माध्यम से
जो जनप्रतिनिधि हैं, राष्ट्र नायक हैं, उनका नियमित अंतराल पर जनसंवाद, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज के संदर्भ में जिन्हें वैश्विक मंच पर महानायक कहा जाता है, संवाद का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। प्रयास होता है कि जन सामान्य से नियमित संवाद हो। हर मंच पर जहां आवश्यक होता है पहुंचते हैं और प्रत्येक रविवार को तो हम लोग उनके मन की बात सुनते ही हैं। तो इस तरह से जनसभाओं में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है, उपादेय भी है और इसी से लोकतंत्र जागृत लोकतंत्र होता है, सक्रिय लोकतंत्र होता है, समावेशी लोकतंत्र होता है और सहभागी लोकतंत्र होता है, जो आज हमारे लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर कहा गौतम बुद्ध ने, कानून का पालन करना यह सबके लिए आवश्यक है। जो कानून बनाते हैं उन्हीं के लिए आवश्यक नहीं है, देश के सभी लोगों के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य है। पहले हमारी मान्यता थी, आज भी हमारी मान्यता है, आगे भी यह मान्यता रहेगी, धर्मो रक्षति रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करता है अर्थात धर्माचरण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, वह पूर्णतः सुरक्षित होता है। इसी तरह जो विधि का सम्मान करता है, विधि उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए विधियों का पालन होना चाहिए। कानून राष्ट्रीय आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, चाहे वह गृह नीति हो अथवा विदेश नीति हो, अर्थ नीति हो अथवा सुरक्षा नीति हो। इस हिसाब से ही नीतियों का, विधियों का नियमन होना चाहिए। समाज के श्रेष्ठ बुजुर्ग अनुभवी लोगों का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। यह हमारी परंपरा में भी है, ऐसा नहीं केवल गौतम बुद्ध के समय गणतंत्रों में ही इसे अपने दैनिक जीवन में उतारा, बल्कि मनुस्मृति में साफ लिखा है, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। इसीलिए मोदी जी भी कहते हैं, पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का सम्मान और बेटियों की शिक्षा यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह परिवार का दायित्व है, समाज का दायित्व है और सर्वोपरि राष्ट्र का दायित्व है। और अंतिम सूत्र जो गौतम बुद्ध ने बताए और गीता में भी मिलता है, वही सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में भी है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में सबको निरत रहना चाहिए। आशय है कि हमारे लिए जो दायित्व निर्धारित हैं, कर्म निर्धारित हैं, उनका हम पालन करें। यही परंपरा हमारे विद्यमान लोकतंत्र में भी है। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल राष्ट्र कहे जाते हैं। गणतंत्र इसलिए कहे जाते कि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और लोकतंत्र अर्थात सत्ता व्यवस्था में परिवर्तन एक निश्चित अंतराल पर निर्वाचन के माध्यम से होता है। और यह निर्वाचन ही लोकतंत्र का आधार भी है, लोकतंत्र का श्रेष्ठतम पर्व भी है। और इसी निर्वाचन के माध्यम से जन सहभागिता सत्ता प्रतिष्ठान में, सत्ता अधिष्ठान में सुनिश्चित होती है। बहुमत का शासन और जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं उनके मत का सम्मान, यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। जब से हम आधुनिक व्यवस्था में आए हैं तब से यह परंपरा अद्यतन संचालित है, आगे भी इसे बने रहना है, इसका दृढ़ विश्वास है, क्योंकि इसी में भारत की मर्यादा, कुशलता और सफलता निहित है। हमारी संविधान सभा ने जो संविधान बनाकर हमें दिया उसके अनुरूप शासन प्रणाली आज संचालित है। इसे लेकर विचारकों के अलग अलग राय भी बने। किसी ने इसे क्वेसी फेडरल कहा, क्वेसी हियर ने। हमारे यहाँ शुरू में ही जो पीटी चाको जी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि संविधान की जो हमने रचना की है वह देखने में तो संघात्मक है, लेकिन यथार्थ में वह एकात्मक है। इसे फेडरो यूनिटरी सिस्टम भी कहा जाता है। आशय ये है कि हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था में संघवाद के पर्याप्त तत्व हैं और कभी कभी
एकात्मकता के भी तत्व इसमें विद्यमान हैं, प्रभावी होते हैं, लेकिन यह सब कुछ मिलकर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने वाले भाव हैं, जिन्हें हम निरंतर व्यक्त भी करते हैं। यह संविधान से अभिव्यक्त भी होता है और इस लोकतंत्र के संचालन में जो राजनीतिक दल हैं अपनी भूमिका से इसे चरितार्थ भी करते रहते हैं। कोई भी लोकतंत्र राजनीतिक दलों के प्रतिस्पर्धा से ही गति पाता है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए और इस प्रतिस्पर्धा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्रहित और जनहित। हमारे यहाँ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासक के लिए बहुत अच्छी बात कही, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम स हिते हितम नात्मा प्रियम हितम राज्ञः प्रजा नाम तो प्रिय हितम। आज भी वह मान्य है कि शासक के लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है, जैसा माननीय मोदी जी बहुधा कहते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं और समझाते भी रहते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आज हमारे देश में 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके माध्यम से भारतीय संघ सुचारू रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। एक ही लक्ष्य है कि आने वाली दुनिया में भारत दुनिया का महानतम देश बने। आर्थिक संदर्भों में, सांस्कृतिक संदर्भों में, वैचारिक संदर्भों में, सामरिक संदर्भों में और सर्वोपरि ज्ञान के संदर्भ में। और ज्ञान की विधा विश्वविद्यालयों से निःसृत होती है, संचालित होती है, प्रयोग में आती है और हम सभी ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से ही संबंधित हैं। हमारा यह सौभाग्य है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के माध्यम से सत्ता व्यवस्था अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती है और ये सारे अंग अपने अपने दायित्वों का विधिवत पालन भी करते हैं। अपने कर्म क्षेत्र में रहकर जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने के लिए निरंतर क्रियाशील होते हैं। इन्हें ही हम लोकतंत्र के 3 पाए और फिर जनमत, जिसका अभिव्यक्तिकरण मीडिया के माध्यम से होता है, तो हम मीडिया को चौथा पाया भी मानते हैं। उसकी भूमिका निरंतर सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक ही है और इस पर हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे जहाँ, जिस रूप में, जिस पद पर, जिस अवस्था स्थिति में हैं, हमारे विचार सकारात्मक हों, हमारी भूमिका सकारात्मक हो, क्योंकि हमें राष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है। राष्ट्र ने हमें स्थान दिया है, राष्ट्र ने हमें पहचान दिया है और राष्ट्र के कारण ही हम दुनिया में समादृत हैं, अर्थात हमें सम्मान दिया है। तो जिस राष्ट्र ने इतना दिया है उस राष्ट्र को देना हमारा सबसे परम धर्म है और उसी के अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए। आज हम विषम परिस्थिति में हैं। कोरोना नामक विषाणु के कारण कई चिंताएं इस राष्ट्र की बहुत दिनों से हैं। पहली चिंता तो यह कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। दूसरी चिंता यह राष्ट्रांतर्गत जितने लोग हैं वह अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर सकें, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ, और किसी भी तरह उनकी जीवनचर्या में किसी प्रकार का अवरोध न आने पाए। इसलिए एक समस्या जो बाहर से अपने देश में आई, जिसके चलते बहुत अधिक नुकसान हुआ, आतंकवाद, उसका निर्मूलन भी हमारी एक चिंता का विषय है। फिर हम दुनिया के सबसे अधिक युवा राष्ट्र हैं। इस मामले में कि हमारी जनसंख्या का 65% हिस्सा 35 वर्ष के आसपास के लोगों की है। इस दृष्टि से हम दुनिया के सबसे युवा शक्ति के मामले में, मानव संसाधन के मामले में युवा राष्ट्र हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ करना, पूरे देश को शिक्षित करना है। जितने लोग हैं इस देश में अशिक्षा कहीं भी ना हो, क्योंकि अशिक्षा के कारण हमारी समझ उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति शिक्षित बने, इसका प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान चला और आज तो बहुत सारे
नवाचार के माध्यम, स्टार्टअप के माध्यम, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका के विशेष अधिकार व हमारी संविधान का संरक्षक, ये सारे भाव, हमारी संसद, राज्यों की विधानसभाएं सब मिलकर भारतीय राजनीतिक तंत्र को दृढ़ता, कुशलता प्रदान करते हैं और इन्हीं के माध्यम से कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक स्थिर और गतिशील व्यवस्था है। स्थिरता के मामले में अर्थात हम अडिग राष्ट्र हैं। हमारे यहाँ राजनीतिक तंत्र विधिवत संचालित है, गतिशील है और कभी भी यह अवरोध का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जन चेतना इसके मूल में है। आज के जो हमारे राष्ट्र नायक हैं वह जन चेतना जागृत करने के लिए निरंतर सक्रिय तत्पर रहते हैं और आगे बढ़कर किसी भी मोर्चे पर वह खड़े दिखलाई देते हैं, चाहे हमारी सीमा हो अथवा कोरोना से संघर्ष का मसला हो अथवा जन सामान्य को सुविधा देने की बात हो अथवा आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो अथवा हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और पल्लवन की बात हो। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इसमें निरंतरता भी है, गतिशीलता भी है और परिवर्तनशीलता भी है। यह तीनों इसके आधार स्तंभ है। इसमें आध्यात्मिकता भी है, इसमें भौतिकता भी है, लेकिन सबके ऊपर हमारी राजनीतिक व्यवस्था की अपनी मौलिकता है। और इसी मौलिकता को लेकर आज के संदर्भों में जितने विद्यमान मुद्दे हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए, यह हमारे शासन का प्रश्न बनता है, जिसे आपने अपने शीर्षक में अभिशासन का नाम दिया हुआ है या गवर्नेंस का नाम दिया हुआ है। सत्ता को कई स्तरों पर काम करना होता है। एक तो सत्ता का प्रमुख काम होता है नीति नियमन, नीति क्रियान्वयन और उसके बाद उत्पादन और वितरण। हमारे यहाँ आज एक दृढ़ सरकार है, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने वाली सरकार है केंद्र में, और जिसका ध्येय बहुत स्पष्ट है कि हमारी जो सीमाएं हमारे नक्शे में हैं वह बिल्कुल अक्षुण्ण रहें। किसी ने इस पर बलात् कब्जा किया है तो उसे क्रमशः वार्ता के माध्यम से उसकी सीमा में भेजें, नहीं वार्ता के माध्यम से मानता है तो अन्य विकल्प अंततः खुले रहेंगे। हिंदुस्तान तो अहिंसा धर्मी देश है, हम कभी आक्रामक देश नहीं रहे। जो सीमावर्ती बैर भाव रखने वाले राष्ट्र हैं उनके साथ हम नियमित संवाद की प्रक्रिया में लीन रहते हैं, और उसके लिए आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्दावली निर्मित हुई है जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, कि हम विश्वास बहाली के उपाय करें, बातचीत करें, आवागमन के साधन शुरू करें, यातायात और व्यापार को सुगम बनाएं ताकि उनके अंदर विश्वास बहाली हो, वहाँ के लोग हमारी स्थिति समझें, हम उनकी स्थिति समझें और सब अपने निश्चित सीमा क्षेत्र में रहें। यह हमारा प्रयास है। हम कभी हिंसा की वृत्ति में विश्वास नहीं करते। हमारी मान्यता है अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, कि अहिंसा तो श्रेष्ठतम धर्म है। यह ऐसा हमारी श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया है, मानस में परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा। ऐसा यह सनातन विचार है कि श्रेष्ठतम धर्म अहिंसा है। इसलिए भारत कभी विस्तार की बात नहीं सोचता, कभी दूसरे के विरुद्ध विचार नहीं रखता। हम सदाचार पोषक राष्ट्र कहे जाते हैं और इसीलिए पूरी धरा को परिवार की तरह मानते हैं, जैसा कि महोपनिषद में लिखा, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम उदार चरित्र के लोग हैं, पूरी धरा को ही परिवार मानते हैं। इसलिए कोरोना फेज में हम केवल भारतवासियों की चिंता नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की चिंता कर रहे कि इस विषाणु से पूरी दुनिया ही मुक्त हो और मानवता सुरक्षित रहे। मानवता सुरक्षित रहेगी तभी प्रगति के लाभ सबको मिल सकेंगे। लेकिन ऐसे दौर में भी
अमानुषिक वृत्ति के पोषक कुछ राष्ट्र हैं। दुर्भाग्य से ऐसे 2 राष्ट्र हमारी सीमा पर ही हैं और उन्हें भी समय के साथ हिसाब मिलेगा जैसा वो चाहते हैं। लेकिन हम बातचीत से समस्याओं का समाधान करने वाले राष्ट्र हैं। हमारा पक्ष आज का इस राजनीतिक व्यवस्था जिसमें हम हैं, राजनीतिक दलों से, लोकतंत्र के माध्यम से, राजनीतिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से संचालित यह जो तंत्र है, इसकी गतिविधियां सुशासन के रूप में, शासन के रूप में, अभिशासन के रूप में जानी जाती हैं। आज हम जिस दौर में हैं उसे स्मार्ट गवर्नेंस का दौर कहते हैं। स्मार्ट अर्थात सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। यह शासन सहज होना चाहिए, इसके पास तक लोगों की पहुंच सरल होनी चाहिए, और अगर पहुंच सरल नहीं है तो सत्ता व्यवस्था अपनी पहुंच आम जन तक बनाए। इसे सिंपल गवर्नेंस कहते हैं। और इस संदर्भ में भारत की विद्यमान सरकार, राजनीतिक प्रणाली बहुत अधिक सफल है, बहुत अधिक सक्रिय है, बहुत अधिक सचेष्ट है। जहाँ तक नैतिकता की बात हुई तो राजनीति की एक नैतिकता है और उस नैतिकता में मतांतर को स्थान मिलता है, मतभेद को स्थान मिलता है, मनभेद के लिए जगह नहीं होती। और यह नैतिकता एक ही चीज़ पर केंद्रित होती है, वह है राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जनहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित और जनहित को लेकर मतांतर होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रहित और जनहित को कभी कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, कभी इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए आप आग्रही बने, लेकिन राष्ट्रहित के प्रतिकूल, जनहित के प्रतिकूल दुराग्रही न बने। इस मॉरल गवर्नेंस का ये संदेश होता है। दूसरा संदेश इसका ये है कि जो जिस पद पर है, उत्तरदायी पद पर, उसे अपने दायित्वों का विधिपूर्वक निर्वहन करना चाहिए, पद की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करना चाहिए और उस पद से जनता की, जन सामान्य की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। साथ ही यथार्थ और अपेक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करना चाहिए। और आज की राजनीतिक व्यवस्था में यह स्पष्टतः दिखलाई दे रहा है। लक्ष्य तक पहुंच जाना, हमारा साध्य जहां है वहां पहुंचने की कोशिश करना और हमारा संकल्प सिद्धि तक हमें ले जाए, इस पथ पर चलना, यही इसका आशय है। इसका एक आशय है कि प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो इस पूरे प्रबंध तंत्र में, जिसे प्रशासन का प्रबंधन कहते हैं, लगे हैं, उन्हें अपने प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जिस संस्था में कार्यरत हैं उसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सर्वोपरि जन सामान्य के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत अपेक्षाएं होती हैं। हम जिस पद पर पहुँचे हैं इसमें हमारी कर्मठता, कुशलता अथवा भाग्य का जितना श्रेय नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा उनका श्रेय है जिनका अंश हमारे में है और उस अंश को वह हम ही से प्राप्त करेंगे। बहुतों का अंश मिलता है तो एक आदमी एक निश्चित मुकाम तक पहुंचता है। हमें इसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह, सत्ता प्रतिष्ठान जवाबदेह रहे, यह हमेशा से ऐसा माना जाता है और यह मान्यता निरंतर चलती रहती है। फिर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तुरंत कोई घटना घटित होती है, कोई अपेक्षा आती है तो उसके प्रति सतर्क और सक्रिय कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। जो अपेक्षाएं हैं, जो ध्येय है अथवा परिस्थिति जन्य घटनाएं हैं, उनके प्रति तुरंत हम किस तरह से अभिमुख होते हैं, यह हमेशा ध्यातव्य होता है। और जितना अधिक हम रिस्पॉन्सिव होते हैं उतना ही शासन तंत्र सफल होता है। यह आज की अपेक्षा भी है, आवश्यकता भी है और यह दृष्टिगत भी हो रहा है
कि आज का शासन कितना अधिक रिस्पॉन्सिव है। सर्वोपरि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पारदर्शिता शासन की सफलता का और शासन में विश्वसनीयता का सबसे बड़ा आधार होता है। अर्थात हम कुछ ऐसा ना करें जिसे छिपाने की स्थिति आ जाए। अर्थात हम स्वच्छ मन से और स्वस्थ मन से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो फिर यह पारदर्शिता बनी रहेगी। हम सभी ने देखा है कि भारत में जो कोल टेंडर है, फिर जितने प्रकार के जी हैं नेटवर्क के, 4G, 3G, 2G, इनका जो टेंडर है, पारदर्शिता आने से हमारे कोष की कितनी अधिक वृद्धि हुई है। इसलिए शासन में जब भी ट्रांसपेरेंसी होती है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। यही विश्वास है कि पिछली बार जो विद्यमान सरकार है जितने बहुमत से आई थी, इस बार उससे भी ज़्यादा बहुमत इस सरकार को मिला। और इससे ज़्यादा इसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें होती हैं जो शासन को बहुत अधिक सफल बनाती हैं। उसके लिए पब्लिक पॉलिसी विचारणी होती है कि जो हम नीति बना रहे हैं वह किस प्रकार की है। जनहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि और सामयिक समस्याओं का तुरंत समाधान सर्वोपरि या पब्लिक पॉलिसी में निहित होता है, उस हिसाब से बनती है। शासन किस तरह से इफेक्टिव है, प्रभावी कितना है, विधियों का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए, पालन कराया भी जाना चाहिए। कानून व्यवस्था सुदृढ़ तो शांति व्यवस्था परफेक्ट। इसलिए इफेक्टिवनेस और साथ ही साथ एफिशिएंसी, उसमें हमारी क्षमता दृष्टिगत होती है। एक सक्षम सरकार और प्रभावी सरकार ही जो उसका लक्ष्य है उसे व्यवहार में ला सकती है। और यह आज का एक यथार्थ है जिसको लेकर के इस देश में बहुत अधिक प्रसन्नता भी है, और जो हमारे प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं उनके मन में बहुत अधिक चिंता भी है। इक्विटी और इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, साम्यता और समावेशिता, यह भी आज के सुशासन की व्यवस्था है। और ऐसा होने से ही इवेंट डेवलपमेंट होता है। अनइवेंट डेवलपमेंट के चलते असंतोष बढ़ता है। यह असंतोष आंदोलन में आता है और आंदोलन की दिशा बहुधा सकारात्मक नहीं होती। इसलिए सरकार ने आते ही, यह दूसरा कार्यकाल है, इवेंट डेवलपमेंट पर, सम विकास पर सर्वत्र इस देश में चारों तरफ विशेष ध्यान दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, निवेश के अवसर विकसित हों और समृद्धि बढ़े, जीवन स्तर ऊंचा उठे। यह हमारी मान्यताएं हैं और इस मान्यता में टाइम बाउंड वर्क, निश्चित समय में कार्य का संपादन और निष्पादन प्रमुख सत्ता व्यवस्था का एक लक्ष्य होता है और अंश होता है। और इसी में हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात करते हैं कि केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सुविधा उनकी अपेक्षा के अनुरूप मिले, आवश्यकता के अनुरूप मिले। इसलिए आवश्यक है कि हम आर्थिक रूप से अतिशय संपन्न, समृद्ध और सशक्त हों। इसके लिए दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती है, जिसे हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं और इकोनॉमी ऑफ स्कोप कहते हैं। हम ऐसे औद्योगिक आस्थान शुरू करें, स्थापित करें जो हो रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का आशय है कि एक ही उद्योग में कम खर्च में हम अधिक से अधिक उत्पादन करें, अधिक से अधिक आय की संभावना बढ़े। इकोनॉमी ऑफ स्कोप का आशय है कि हम एक ही उद्योग में विविध प्रकार के सामान उत्पन्न करें, इससे कम लागत होगी, अधिक उत्पादन होगा और उत्पादों की कीमत कम होगी, इससे आय भी बढ़ेगा, वस्तुओं का प्रचलन होगा, वितरण सही होगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर बनें। आत्मनिर्भरता के लिए माननीय मोदी जी ने, जो आज के सुशासन का लक्ष्य भी है, कुछ स्तंभ बताए हैं। लॉ, लैंड, लेबर और लिक्विडिटी, जिस पर विशेष बल है आज की परिस्थिति में भारत सरकार का। कानून का बेहतर पालन, किस जमीन पर किस प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकते हैं, इस पर मंथन। फिर
कैसा श्रम है हमारे साथ, हमारे पास मानव संपदा कैसी है, इसका विनियोजन, और फिर हमारे पास तरलता कैसी है, पूंजी क्या है, निवेश किस तरह कर सकते हैं, इस पर ध्यान रखना। यह सब ध्यान देने के बाद हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर पूर्णतः होगा। हम उसकी ओर तेज़ी से अग्रसर हैं। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से हम सशक्त और सशक्त राष्ट्र के रूप में दिखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परिचर्चा जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित है आज के दौर में, उसे पूरा करने में सफल होगी। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।